Hi everyone, hello and welcome to my YouTube channel Ask Your Pharmacist, Mariam. So today I'm going to teach you a very interesting topic on alcoholic determination in dosage form. What concentration and what percentage of alcohol is present in our dosage form? How we will measure the alcohol percentage in any dosage form, either it is a syrup or any other dosage form like elixirs and mouthwashes or any other tinctures or any antiseptic. So we have to determine the percentage of alcohol or the concentration of alcohol volume by volume in that dosage form. So this topic is very interesting and I hope this topic will be very helpful for you. So before starting this lecture, I will request you to kindly share this YouTube channel to your pharmacy uh, fellows and your pharmacy technician fellows and other fellows of chemistry, BS chemistry or any chemist and pharmacist, so they can learn about this procedure, that how could they determine the alcohol percentage in any dosage form in a lab or in any other setup. तो चलें आज का लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस लेक्चर को अपने क्लास फेलोज अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें एज अ फार्मासिस्ट और एज अ केमिस्ट। ये आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और इस अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर यू इन योर कमेंट बॉक्स और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, विच इज द अल्कोहलिक डिटर्मिनेशन इन एनी डोजेज फॉर्म। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड basic procedure to find the alcohol percentage in any dosage form. We can find the alcohol percentage in any setup, in any lab. So first of all, I will let you know what is alcohol determination. Alcohol determination क्या होती है कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल लिक्विड डोजेज फॉर्म है, फॉर एग्जांपल एनी लिक्चर, कोई भी डोजेज फॉर्म है, कोई लिक्चर हो गई, कोई टिंचर हो गया, कोई पायोडीन हो गई फॉर एग्जांपल। उसमें अब आपने देखना है कि उसमें उसकी फॉर्मुलेशन में कितने परसेंट अल्कोहल है। वो अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है, वो अल्कोहल एज अ को सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है अलोंग विद वाटर, और वो कोई एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज हो सकता है। आपको पता है कि बहुत सी लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो अल्कोहल है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है एंड एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। उसके अलावा नॉन टॉक्सिक इन नेचर होता है। एक ऐसी परसेंटेज डोजेज फॉर्म में रखी जाती है जो कि अल्कोहल का जो इफेक्ट है जो कि हमारे सीएनएस पे होता है, और वो हम देखते हैं कि अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं अदर देन इन एनी डोजेज फॉर्म, किसी दवाई से हटकर, तो अल्कोहल अगर जब ली जाती है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में स्पेसिफिक डिल्यूशन फैक्टर के साथ, तो वो हमारे जो हमारी जो कोग्निटिव फंक्शन और जो हमारी दिमागी सलाहियात हैं उसको वो कम कर देता है और नशा तारी कर देता है। सो जो डोजेज फॉर्म में कंसंट्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू द यूएसपी एंड बीपी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये, उन्होंने एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखी हुई है कि इससे ज़्यादा हमारी जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि वो किसी तरह का कोई इंडोर इफेक्ट या कोई वो फैक्ट ना शो करे कि पेशेंट इसको एज अब्यूज, इस मेडिसिन को, इस डोजेज फॉर्म को एज अब्यूसिव ड्रग यूज़ करें, एज अब्यूसिव ड्रग। क्योंकि बहुत सी ऐसी मेडिसिन काफ सिरप्स हैं जो कि फॉर द सेडेशन फैक्टर यूज़ की जाती हैं, एज अ नॉन लेबल्ड यूज़ उनका किया जाता है। सो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन रखी जाती है हर डोजेज फॉर्म में, ताकि वो अब्यूज ना की जाए पेशेंट की तरफ से, या फिर मार्केट में जाकर वो जो डोजेज फॉर्म है वो अब्यूज ना की जाए। सो अल्कोहल डिटर्मिनेशन इज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन अ डोजेज, in a different dosage form. It can be any different dosage form. So alcohol means ethanol. जब हम वाइडली जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो उससे मुराद हमारा इथेनॉल ही होता है, यूज इन द प्रिपरेशन बिकॉज इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, को सॉल्वेंट, एज अ प्रिजर्वेटिव एंड नॉन टॉक्सिक इन नेचर। सो देर आर बेसिकली टू मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि हम लैब में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेटअप की लैब में हम ये मेथड बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो पहला मेथड आता है हमारा डिस्टिलेशन मेथड, एंड सेकंड हमारा बिग स्केल है, वो है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, बट जो डिस्टिलेशन मेथड है इट्स अ वेरी इजी मेथड, और वाइडली डिस्टिलेशन मेथड ही यूज़ किया जाता है। बट कुछ ऐसी स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म होती हैं जिसमें हम डिस्टिलेशन मेथड से उनकी जो परसेंटेज अल्कोहल है वो नहीं फाइंड कर पाते
आता है तो हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देते हैं, और वो उनके मोनोग्राफ के, उन ड्रग की मोनोग्राफ में, डोसेज फॉर्म की मोनोग्राफ में मेंशन होता है कि आइदर इनको, इनकी जो परसेंटेज अल्कोहल डिटर्मिनेशन है वो हमने डिस्टिलेशन मेथड से करनी है या कोस्ट या गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से करनी है। सो जो सबसे पहला मेथड है, मेथड 1, वो है डिस्टिलेशन मेथड। तो इसकी हम आज आपको डिटेल बताते हैं, साथ हम आगे जाकर हम आपको फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का भी सारा समझाएंगे, वो कैसे करनी है, उसके क्या क्या मोनोग्राफ में जो मेंशन किया होगा फैक्टर्स, वो कैसे हमने सेटअप करना है, हमने इंजेक्ट कैसे करना है। सो ये है। और दूसरा है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में आपको पता है कि हम हीट अप्लाई करते हैं और उस हीट से वो एवापोरेट होती है, और जो एवापोरेटेड कंसंट्रेशन होती है उसका हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिटर्मिनेशन करते हैं, और देन हम उसकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सो मेथड जो है डिस्टिलेशन का इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन एनी इंडिविजुअल मोनोग्राफ। सो अगर किसी इंडिविजुअल मोनोग्राफ पे कोई स्पेसिफिक डिस्टिलेशन का मेथड या अल्कोहल डिटर्मिनेशन का मेथड नहीं मेंशन हुआ हुआ, तो वाइडली जो मेथड यूज किया जाता है वो मेथड 1 डिस्टिलेशन मेथड ही यूज किया जाता है। इट इज सुइटेबल फॉर एग्जामिन फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट होते हैं मोस्टली, जो हमारी हर्बल मेडिसिन अवेलेबल होती है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, वो टिंचर्स हमारी provide the capacity of distilling flask is sufficient commonly 2 to 4 times of the volume of the liquid to be heated। so हम क्या करते हैं, उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम सफिशिएंट वॉल्यूम डाल देते हैं, जो कि तकरीबन 2 to 4 टाइम्स ऑफ द लिक्विड होता है टू बी हीटेड, एंड द रेट ऑफ डिस्टिलेशन इज सच दैट द क्लियर डिस्टिल प्रोड्यूस। अगर हमारा डिस्टिल जो है वो क्लियर नहीं है तो हम उसको क्लियर करने के लिए भी डिफरेंट प्रोसीजर यूज करते हैं, वो भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और डिस्टिलेशन के दौरान या हमारी अल्कोहल डिटर्मिनेशन के दौरान जो जो आ सकते हैं फैक्टर्स जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिस्टिलेशन है, हम उनको भी आगे अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं प्रोसीजर फॉर द अल्कोहल डिस्टिलेशन। आप जैसे देख सकते हैं कि एक फ्लास्क है, नीचे से हीट प्रोवाइड की जा रही है, और देन वो एवापोरेट होते हैं और वो देन रीडिस्टिलेट होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 200 है, यहाँ पर 180 है। तो टेम्परेचर वेरीज जबकि वो ऊपर मूव करता है, वो एज अ डिस्टिलेट यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। सो आगे डिस्टिलेशन में भी दो टाइप्स ऑफ मेथड है। एक नॉर्मल मेथड है जो कि नॉर्मली डोजेज फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, और एक स्पेशल डोजेज फॉर्म है। स्पेशल डोजेज फॉर्म उनके लिए प्रोसीजर्स के लिए यूज की जाती है जिसमें ऐसा कोई एक्टिव एजेंट या कोई ऐसा एक्सिपिएंट ऐड किया जाता है उस डोजेज फॉर्म में, जो उसको कोई कलर या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी देता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन नॉर्मल डिस्टिलेशन कर सकता है। सो नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो है फॉर फ्लूइड कंटेनिंग 30% और लेस alcohol, and for liquid containing more than 30% of the alcohol, and for liquid containing 50% or less alcohol, or for liquid containing more than 50% of the alcohol। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर द नॉर्मल प्रोसीजर। नॉर्मल प्रोसीजर जो कि हम यूज करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द वाइडली लिक्विड्स एंड डोजेज फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ेंगे वो होगा फॉर लिक्विड कंटेनिंग 30% अल्कोहल और लेस। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रोसीजर है। मैं आपको एक जो लैब में परफॉर्मेंस की जाती है, एक प्रैक्टिकली बेस्ड मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एक थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं, एक मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम अगर कोई डोजेज फॉर्म है जिसके मोनोग्राफ में ये लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स अल्कोहल दैट इज 30% लेस, तो हम उसमें कैसे ये डिटरमाइन करेंगे, क्या लैब टेस्टिंग होगी, क्या ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जाकर उसकी टेस्टिंग होगी इस डोजेज फॉर्म को वेरीफाई करने से पहले कि इसके अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा तो नहीं मेंशन्ड वैल्यू से, कि पेशेंट जो है या फिर मार्केट में जाके कहीं ये डोजेज फॉर्म अब्यूज की तरफ ना चले जाए, या पेशेंट में ये ऑन टू वर्ड इफेक्ट ना दे दे। सो फॉर लिक्विड कंटेनिंग 30% अल्कोहल के लिए जो टेस्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक पेपेट लेनी है, उस पेपेट में आपने उस डोजेज फॉर्म के 25 ml मायर कर लेने हैं और उसको सेपरेट कर लेना है इन आ पेपेट। पेपेट में क्योंकि ग्रेजुएशन दी जाती है तो पूरी जो है वो 25 ml आपने लिक्विड डोजेज फॉर्म डिस्टिलेशन अपरेटस में डाल दिया। अब क्या करना है, नोट द टेम्परेचर एंड ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपने टेम्परेचर नोट कर लिया और आपने उसी ही यानी 25 ml ही आपने डोजेज फॉर्म जो के साथ आपने 25 ml ही वाटर भी ऐड कर दिया। अगर आपने 50 ml डोजेज फॉर्म ली थी तो आप 50 ml वाटर ऐड करेंगे। अगर आपने 10 ml डोजेज फॉर्म ली थी तो आप 10 ml वाटर ऐड करेंगे। पोर इनटू आवर डिस्टिलेशन अपरेटस एंड स्टार्ट दी
process collect the volume 23 ml of the distillate after about 2 ml less than the volume of the original test liquid. फिर आपने डिस्टिलेशन ऑपरेटर स्टार्ट कर दिया, डिस्टिलेशन ऑपरेटर से हीट प्रोवाइड करेंगे, वो ऐसा ऐसा हीट होगा, वेपर्स बनेंगे और वेपर्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने 23 ml ऑफ द जो डिस्टिलेट होगा उसको आपने कलेक्ट कर लेना है। ओनली डिस्टिलेट, आपने कंडेंस लिक्विड नहीं, आपने डिस्टिलेट को करना है जो कि अवेपोरेट होकर एक अलग से फ्लास्क में जाएगा। फिर आपने क्या करना है, मेंटेन द टेम्परेचर एंड इट was at start to process। आपने दोबारा टेम्परेचर मेंटेन करना और इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करना है। एड सम क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू मेक ओरिजिनल वॉल्यूम टू 25 ml। आपने उसका टेम्परेचर कम करना है, जो कि डिस्टिलेट का आपको पता है टेम्परेचर हाई हुआ होगा क्योंकि आपने इसके ऊपर हीट प्रोवाइड की होगी। अब आपने क्या करना है, उसका टेम्परेचर आपने कम करना है और आपने उसके अंदर इतना वाटर डालना है कि उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम 25 ml दोबारा रीगेन है, यानी तकरीबन लगभग आपने 2 ml वाटर डाला, 23 प्लस 2 ml डाला तो वो 25 ml दोबारा हो जाएगा। अब आपने क्या करना, रीडिस्टिलेट में भी क्लियर, जो आपने रिजल्टेड डिस्टिलेट लिया वो शायद क्लियर हो सकता है या क्लियर नहीं भी हो सकता। इफ इन केस अगर वो रीडिस्टिलेट लिक्विड जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें टॉक ऐड कर देंगे या कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे, वो उस लिक्विड को क्लियर कर देगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा डिस्टिलेट जो है वो क्लाउडी होता है या क्लियर नहीं होता, तो हम उसको क्लियर करने के लिए इसके अंदर टॉक एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। आगे जो हमारा प्रोसेस है, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये हमने डिस्टिलेशन वाटर और अल्कोहल लिए, ठीक है। फिर हमने इसको ये ली इस डिस्टिलेटेड वाटर, तो यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ से स्टीम बनी, यहाँ पे टेम्परेचर लोअर हुआ और यहाँ पे जाके ये रिकलेक्टेड हो गई। तो ये जो डिस्टिल्ड लिक्विड है इसको हमने ले लेना है तकरीबन 23 ml, इसके अंदर हमने 2 ml वाटर ऐड कर देना है और देन अगर वो क्लियर नहीं है तो हमने इसके अंदर टार्क एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देनी है। तो ये हमारा सिंपल सा डिस्टिलेशन ऑपरेटस था। आगे क्या प्रोसेस होगा, हमने क्या करना है, अब हमने उसका क्या करना है, वो जो लिक्विड हमने जो 25 ml कलेक्ट किया था उसको हमने पिक्नोमीटर में डालकर हमने उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर लेनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंडिंग जो है वो ऑपरेटस यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी पे मैं आप एक और लेक्चर लेकर आऊंगी, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सो वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल। सो अब हम क्या करेंगे कि हम उसकी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना था। क्योंकि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिटरमाइन कर लेते हैं, हम फिर उसको एक अल्कोहोमेट्रिक टेबल से कंपेयर कर लेते हैं कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है तो उसकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्या होती है। आगे बताया हुआ है, the distill is not clear, more than slightly cloudy, does not contain more than traces of the volatile substances other than the alcohol and water. If distill is not clear, add talc and calcium carbonate and filter, after which the temperature of filtrate is adjusted and the alcohol content determined from the specific gravity. Take precaution in minimizing the loss of alcohol by evaporation during all manipulations। आपने ये एक चीज़ मेंटेन रखनी है कि कोई भी जो आपकी अल्कोहल है वो लूज ना हो ड्यूरिंग दी डिस्टिलेशन, क्योंकि अगर अल्कोहल एवेपोरेट होकर उधर से लूज हो गई और डिस्टिलेट में वो प्रॉपर ना गई तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्टी आएगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका ऑपरेटस होगा वो फुली क्लोज्ड होगा इन अ क्लोज्ड वेसल। सो by determining the specific gravity of the liquid at 25 degrees centigrade, use this result to ascertain the percentage y volume of the ethanol contained in the liquid examined by the reference to alcohometric table। alcohometric table जो है वो आपको विद रेशियोज दिया होता है कि अगर आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल ये है तो आपकी इथेनॉल की कंसंट्रेशन परसेंटेज इन द दैट डोजेज फॉर्म कितनी होगी। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर लिक्विड कंटेनिंग मोर देन दी 30% अल्कोहल, जिनके लेबल पर मेंशन होता है कि दैट सर्टेन टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मोर देन 30% ऑफ द अल्कोहल, उनके लिए हम क्या प्रोसीजर यूज करेंगे। तकरीबन सेम प्रोसीजर है पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हमने क्या करना है, टेक 25 ml ऑफ द लिक्विड इन द अल्कोहल टू डिटरमाइन, फिर हमने उसके अंदर ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऐड कर देना। उसके अंदर हमने 25 लिया था और उसके अंदर हमने 25 ही लिक्विड ऐड किया था। हेलो, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 25 ml अगर लिक्विड लेना है तो हमने उसमें डबल अमाउंट ऑफ द वाटर ऐड करनी है। यानी अगर हम 25 ml ऑफ द डोजेज फॉर्म ले रहे हैं तो हमने उसके अंदर 50 ml ऑफ द वाटर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 25 ml, dilute it with 50 ml ऑफ द वाटर।
सब्जेक्ट दिस लिक्विड इज डिस्टिल्ड। तो हमने क्या करना है, इस लिक्विड को अगर डिस्टिल्ड कर लेना है, कलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड अबाउट द 2 ml लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सिंपल लिक्विड। यानी अब हमने दोबारा उस डिस्टिल्ड लिक्विड के 2 ml लेस करके 48 ml कलेक्ट कर लेने हैं एंड ब्रिंग द टेम्परेचर, फिर हमने उसका टेम्परेचर लोअर करना है। एड सफिशिएंट वाटर टू मेक इट एग्जैक्टली द डबल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। 50 ml तक हमने कर लेना, वैसे ही हमने करना है बस। तो यहाँ पे डबल वॉल्यूम लिया है, फिर हमने इसको 2 ml वाटर ऐड करके उसका वॉल्यूम दोबारा जो है वो 50 ml तक कर लेना है। आगे हमने क्या करना है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर लेनी है हमने उसकी यूजिंग एनी प्रोसीजर जो मैंने आपको मेंशन किया पहले। द प्रोपोर्शन ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम इज फॉर लिक्विड कंटेनिंग मोर देन 30 लिक्विड्स। हमने बताया, आज मैंने आपको बताया कि 25 ml हम सैंपल लेंगे, उसके अंदर हम ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम वाटर ऐड कर देंगे, देन उसको डिस्टिल करेंगे। देन हम उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिलेट था वो 2 ml लेस देन द ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम मीन 48 ml लेंगे। देन वी विल ऐड 2 ml ऑफ द वाटर इन इट एंड देन द नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो सेम होगा जो हम लेस देन 30% ऑफ द अल्कोहल के लिए कर रहे थे। सेम इसमें भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करेंगे, देन the proportion of ethanol by volume in the distillate as a certain from its specific gravity equal to the 1/2 that is liquid examined। क्योंकि हमने डबल ऑफ द वॉल्यूम कर लिया था उसका, डबल ऑफ द वॉल्यूम से हमने उसकी डिस्टिलेशन की, तो दैट्स वाई क्योंकि इसके अंदर जो अल्कोहल कंटेंट था वो ज़्यादा था, इसलिए हमने जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर था वो भी ज़्यादा कर दिया। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इस मेथड से निकलेगी उसका 1/2 ऑफ द जो होगी ना रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ऑफ दैट लिक्विड मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो उसको हम मल्टीप्लाई पर 2 कर देंगे टू गेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी हाफ होगी और जो उसकी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होगी वो उसकी डबल होगी, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट वुड गिव अस द रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द रियल परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन दैट लिक्विड। और वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, एनी लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो नेक्स्ट आते हैं वो लिक्विड जिनके अंदर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस और भी है अदर देन दैट ऑफ द alcohol, spirits, liqueurs, tinctures, and similar preparation that contain approachable proportion of volatile material other than that of the alcohol and water, such as volatile oil, chloroform, ether, camphor, etc., required special treatment as follow. For liquid containing less than or equal to the 50% of the alcohol, उसके लिए हम क्या करते हैं, we will take 25 ml of the sample to be examined in a separating funnel. We will use a separating funnel in this case. First we were just simply using uh, flask or any जो है वो distillation apparatus, but here we will be using separating funnel. Then what we will do, mix all the equal volume of the water in it. If we are taking 25 ml of the sample, then we will take 25 ml of the purified water and then we will add in it. Then we will saturate this mixture with sodium chloride. We will add saturate sodium chloride in it and add 25 ml of the solvent hexane and shake the mixture to extract at the interfering volatile ingredients। तो क्या एक जगह वाटर और जो इथा वाटर और जो हेक्सेन है उसकी एक सेपरेटिंग लेयर बन जाएगी with alcohol and add 25 ml of volatile solvent hexane and shake the mixture, extract the interfering volatile ingredients, draw off the lower layer in second separating funnel। हम क्या करेंगे, जो नीचे बैठी हुई लेयर होगी उसको हम एक अलग सेपरेटिंग फनल में सेपरेट कर लेंगे, मतलब उसको हम एक और सेपरेट फनल में ले लेंगे। फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उस सेपरेटेड लोअर लेयर के साथ रिपीट करेंगे द एक्सट्रैक्शन ट्वाइस with 2 further 25 ml portion of the hexane। फिर हम उसके अंदर और लेंगे, हेक्सेन जो होगा अपर लेयर बना लेगा और वो सेपरेट कर लेगा। Repeat this extraction with 2 further 25 ml portion of the solvent hexane. Extract the combined solvent hexane solution with 310 ml portion of a saturated solution of the sodium chloride. Extract the combined solvent hexane solution with 310 ml portions of the saturated solution of sodium chloride. Extracted हो जाएगा हेक्सेन एंड दी 10 ml पोर्शन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। यानी जो सोडियम क्लोराइड हम डाल रहे थे और जो हेक्सेन डाल रहे थे वो एक जो होंगे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे
एंड सेपरेट एक्वस लेयर विद NaCl, और NaCl के साथ एक एक्वस लेयर सेपरेटली बन जाएगी, मतलब दोनों के पोर्शंस अलग अलग हो जाएंगे जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लेयर्स हैं. Combine the saline solution in distilled water in the usual manner, collecting a volume of distill having a simple ratio of 1:1 in the volume and original sample. We are the same procedure for less than 30% of the alcohol. Collect the distillate and determine simply. फिर हमने उसकी डिस्टिलेशन कर लेनी है उस सेपरेटेड सॉल्यूशंस की, और देन उस डिस्टिलेशन के बाद हमने उसकी परसेंटेज अल्कोहल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर लेनी है उस डिस्टिलेट की. तो ये सिंपली सा प्रोसीजर है. नेक्स्ट आ जाता है for liquid containing more than 50% of the alcohol. If the dosage form is containing more than 50 ml of the dosage form, what procedure we will be performing? अब हम वो पढ़ेंगे. So adjust the specimen under examine by diluting it with water up to 25% of the alcohol. हमने क्या करना है, स्पेसिमेन लेना है और स्पेसिमेन को हमने dilute कर देना है with water up to 25% of the alcohol. उसको 50% से हमने 25% of the alcohol पे लेकर आना, and then perform process as directed by proceeding graph, beginning with the saturated mixture of the sodium chloride, and the remaining procedure would be same. We will be adding saturated solutions of sodium chloride each time 10 ml, and then we will be adding 25 ml of the hexane. Then हम उसकी distillate को separate करेंगे, then हम उसकी distillation करेंगे, and same procedure will be followed जो कि हमने less than 30% alcohol के साथ किया था. If volatile oils are present in small portions, only a cloudy distillate is obtained. With a solvent hexane treatment not have been employed, the distillate may be clarified by shaking it with about 1/5 of the volume of the solvent hexane, or by filtering it through the layer of talc. अगर जो है वो किसी ऑयल की वजह से, किसी वोलेटाइल ऑयल की वजह से, if the solution is getting cloudy due to hexane and that or volatile oil, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्टिलेट कर देंगे with 1/5 of the volume of the hexane, और या हम उसको फिल्टरेट कर देंगे with a thin layer of talc. That will clarify our solution. आगे आ जाती है स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड डिस्टिलेशन के अलावा कुछ स्पेशल कॉन्सेंट्रेशंस भी होती हैं, नॉर्मल डिस्टिलेशन एंड स्पेशल डिस्टिलेशन. सो अब हम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे. इसकी 3 प्रोसेसेस होंगे. ए में हो जाएगा कि अगर हमारे स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन में कोई वोलेटाइल ऑयल, कोई बेस या कोई एसिड हो, volatile acid या volatile bases. If preparation solution containing volatile base, make it slightly acidic with a dilute sulfuric acid before distilling, or if it is an volatile acid and present, make the preparation slightly alkaline with sodium hydroxide TS 4% NaOH. So if the preparation is like volatile with containing volatile base, then we will be adding sulfuric acid to make it before distillation. If the volatile acid is present, then we add NaOH to make it alkaline, so before distillation process. And then special consideration में अगर glycerine हमारे preparation में present होती है, तो what we will do, we will add sufficient amount of water so that the residue after distillation contain not less than 50% of the water. तो हमारे जो residue है उसके अंदर water का content बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर water ऐड कर देंगे with glycerin. अगर आयोडीन है तो हम उस आयोडीन को ट्रीट करने के लिए या उस आयोडीन को डीकलराइज करने के लिए, ताकि हमारा सैंपल को, हमें पता है टॉक और चौक से या फिर हेक्सेन से इतना कलर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, उसके कंबाइनिंग एजेंट्स ऐड कर देंगे आयोडीन के. इन द सैंपल कंटेनिंग फ्री आयोडीन, देन दे ट्रीट सैंपल विद पाउडर जिंक आयोडाइड बन जाएंगे बिफोर डिस्टिलेशन, और हमारा जो कलर्ड सैंपल होगा वो डिस्कलर हो जाएगा. या हम डीकलराइज विद जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 1 in 10, यानी 1 gram in 10, we will add and followed a few drops of sodium hydroxide TH, and that will be discolorate the solution of iodine. Then special consideration के बाद आ जाती है जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमने जो है वो इनकी भी रेमेडी करनी होती है, इनको भी नलिफाई करना होता है. तो एक हो सकती है फ्रथिंग या फॉर्मिंग हो सकती है. ये होती है ड्यू टू एनी सरफेस the foam formation जो होती है in the distillation flask due to the presence of any surface active agent. हमें पता है जो surface active agent होते हैं they produce frothing and the foam formation process वो करते हैं. So it will cause problem during the measurement of the percentage of alcohol and the specific gravity. So what we will do, we will treat it with slight calcium chloride, or we will add a small amount of paraffin oil or silicone oil before the process of distillation.
So that will avoid the process of frothing and foam formation in the flask or in the distillation operator during distillation of the alcohol. Then आ जाती है bumping. As shown from the name, bumping means the bubble formation process in the distillation flask. So what we will do, we can avoid this bubble formation by adding porous chips of insoluble material like silicon carbides and glass chips. Because this process जो है वो बहुत dangerous हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जब bubbles break करते हैं तो that create a vapor pressure inside the glass vessel. तो वो जो पेपर्स का जो प्रेशर होगा, इट कैन इवन ब्रेक दी डिस्टिलेशन apparatus. सो दिस इज वेरी डेंजरस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन प्रॉब्लम. सो इसको हम नलिफाई करते हैं, या इसकी रेमेडी होती है कि हम इसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड कैल्शियम ग्लास चिप्स या बीड्स ऐड कर दें. दैट विल अवॉइड दी बम्पिंग. फिर क्या होता है कि क्लाइडी और मिल्टिंग डिस्टिलेशन, मिल्की डिस्टिलेशन हो सकती है. मैंने आपको बताया कि ड्यू टू एनी वोलेटाइल ऑयल की वजह से हो सकती है. इसमें भी हमें मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होगी. सो क्या करेंगे कि हम इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट टॉक या फिर हम चौक ऐड कर देंगे, और देन हम उसको फिल्टर कर देंगे कि उसकी जो क्लाउडी अपीयरेंस है वो ना हो. हम आराम से जो है वो अपनी परसेंटेज अल्कोहल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की मेजरमेंट कर सकें. देन आ जाता है एजियोथ्रोप फॉर्मेशन. एजियोथ्रोप फॉर्मेशन क्या होता है कि एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन द टू एजेंट्स, जिनकी नेचर तो डिफरेंट होती है, बट उनकी नेचर एट द होल आफ्टर दी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन सेम हो जाती है, और वो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के तौर पर एक्ट करते हैं वो मिक्सचर. उसमें क्या होता है कि एजियोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है rather than कि डिफरेंट. अब जब बॉइलिंग पॉइंट दोनों मिक्सचर्स का सेम हो गया, तो हाउ अल्कोहल डिस्टिलेशन में कैसे सेपरेट होगी उससे? तो वो तो सेपरेशन ही नहीं होगी. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिसमें अल्कोहल भी होगी, साथ ही एवापोरेट होगी, और साथ उसका जो दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मिक्सचर होगा वो भी साथ ही एवापोरेट होगा. सो जो डिस्टिलेशन होगी वो तो होएगी नहीं. So they are the binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase, and the boils at the constant temperature. In such cases, it is not possible to separate the both components by fractional distillation. हम temperature जितना भी separate कर दें, both layer will have the same boiling point, और वो दोनों जो है वो same point पर vapors बनेंगी, तो हम उनकी separation through distillation नहीं कर सकते. फिर हम उनका percentage alcohol content भी नहीं find कर सकते. इसकी एग्जांपल होती है कि अगर हम वाटर और एसिटोनाइट्राइल को मिक्स करें आपस में, तो दैट फॉर्म्स अ एजियोट्रोप मिक्सचर, जो कि डिस्टिलेशन ऑपरेटर से हम सेपरेट नहीं कर सकते. आगे आ जाती है इमल्सिफिकेशन. इट इज द problematic for the process of distillation, because what happens if the oil and the non-organic or the organic water get if the composition में जो है वो हमारा वाटर भी है, हमारा ऑयल भी है, और हमारा कोई और सॉल्वेंट भी है, और हमारा कोई सरफेस एक्टिव एजेंट भी है. सो क्या हुआ, उन्होंने इमल्सिफिकेशन कर दी. इमल्सिफिकेशन से क्या हुआ कि वो एक मिक्सचर सॉल्यूशन बन गया. सो उसमें क्या होगा कि it can be problematic for the process of distillation, क्योंकि हमें पहले जो है वो फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन जो होगा वो डिले हो जाएगा. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सेसिव टेम्परेचर अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारी इमल्शन है वो ब्रेक हो जाए. और दूसरा इमल्शन की ब्रेक की हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होता है कि जो इमल्शन होती है वो ब्रेक हो जाती है. डिस्टिलेट is saturated with brine and light petroleum. तो पेट्रोलियम और ब्राइन यानी NaCl से ऐड करने से क्या होगा, उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इमल्शन ब्रेक हो जाएगी. So then comes the second method too, that is a gas liquid chromatography. It is a very current and very up to date method to find the percentage alcohol with very accuracy. So that is gas liquid chromatography method 2. इसके अंदर जो दो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज होते हैं एज अ सॉल्वेंट, वो है यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन एसिटोनाइट्राइल RS एंड यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन अल्कोहल RS. तो इसके दो मेथड है, एक मेथड 2A है और एक मेथड 2B है. मेथड 1 क्या है, डिस्टिलेशन. और मेथड जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उसके दो मेथड है, मेथड 2A एंड मेथड 2B. तो पहले हम मेथड 2A पढ़ेंगे.
जिसकी अपरेटस हम पढ़ेंगे कि उसके अपरेटस में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। गैस क्रोमेटोग्राफी स्पेसिफिकेशन, हमें पता है गैस क्रोमेटोग्राफी में पहले सैंपल को जो है वो वेपोराइज किया जाता है, उसकी गैस फॉर्मेशन की जाती है, देन उसको इन स्टेशनरी गैस से पास किया जाता है विद इट, और देन वो फ्लो करती है, देन वो डिटेक्टर पे डिटेक्ट होती हैं। तो सेम वही प्रोसेस होता है गैस का, बट एचपीएलसी में क्योंकि लिक्विड होता है, इस तरह ही जीसीएमएस में जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें वो वेपर्स बन के होते हैं। तो हम इसका पहले पढ़ते हैं कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की जो ऑपरेटिव स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। तो हमारी जो फ्लेम आयोनाइजेशन होगी डिटेक्टर की, यानी थ्रू फ्लेम एंड आयोनाइजेशन वी विल बी, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होगी, देन जो उसका कॉलम होगा दैट वुड बी 4 मिलीमीटर multiplied by 1.8 millimeter glass column packed with 10 to 120 mesh of chromatographic column packing the spot S3। नाइट्रोजन और हीलियम जो होगा वो एज अ कैरियर गैस एज अ स्टेशनरी फेज यूज होगा। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है वो मैकेनिज्म बताती जाऊँ गैस क्रोमेटोग्राफ वर्क कैसे करता है। सो हाउ इट वर्क, सबसे पहले ये हमारे पास एक रेगुलेटर होता है, गैस सिलेंडर होता है। ये इनर्ट गैस कैरियर होता है, मोबाइल फेस जो हमारा होता है, जिस जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारा मोबाइल फेस जो है वो नाइट्रोजन या हीलियम है। तो ये जो सिलेंडर होता है इसके अंदर नाइट्रोजन या हीलियम या फिर दोनों का मिक्सचर होता है। वो रेगुलेट करते हैं, ट्रैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वो ऑटो सैम्पलर की तरफ लेकर आते हैं। ऑटो सैम्पलर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सैंपल दिया, ऑटो सैम्पलर से वो इग्नाइट हुआ, यानी वो बर्न हुआ और उसने वेपर्स बनाए। वेपर्स के बाद वो आया कॉलम में। कॉलम में क्या स्पेसिफिकेशन है, 4 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर ग्लास कॉलम है, पैक्ड विद 120 से 100 मैश क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, पैकिंग सपोर्ट S3 है। तो ये कॉलम के अंदर पैकिंग सपोर्ट S3 होगी, गैस क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस होगा। यहाँ से जो होगी ना ये गैस वो आएगी, और वो ऑटोमाइजर ऑटो सैम्पलर में जो हमारी गैस के थ्रू जो हमारी गैस फॉर्मेशन हो रही है हमारे सैंपल की, उसको वो लेकर आएंगे और उसको कॉलम में रन करेंगे हमारा मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, और फिर क्या होगा, डिटेक्टर में जाके वो डिटेक्ट होगा। और फिर डिटेक्टर में जाके वो क्या करेगा, कंप्यूटर डाटा उसको डिटेक्टर के सैंपल्स को इंफॉर्मेशन को लेगा, और वहां से वो एक क्रोमेटोग्राफ डिजाइन कर देगा जो कि बता देगा कि हमारे जो डोसेज फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या कंसंट्रेशन है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की, थ्रू इट्स पीक्स के थ्रू। तो ये हमारा कुछ मैंने आपको बताया है कि हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क कैसे करता है। तो ये इसकी एक सिस्टमिक एंड रियल लाइफ टाइम डायग्राम है। तो ये हमारा ऑटो सैम्पलर या ट्रे या टोवर है, यहाँ पे हम अपना ऑटो सैंपल रखते हैं लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे गैस प्रेशराइज फ्लो कंट्रोल है जो कि हमारे सैंपल्स के थ्रू जो हमारा मोबाइल फेस है नियोन या फिर हीलियम उसको लेकर आता है। ये हमारा कॉलम ओवन है, और ये हमारा वोट वाइट डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देता है, और ये हमारा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। यहाँ पे हम अगर आपको और डिटेल में बताएं तो ये हमारा इंजेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं अपने सैंपल को यहाँ पे, और उसको ना यहाँ पे बड़ा करके दिखाया कि इधर से हम अपने एक जगह से स्टैंडर्ड लेके जाते हैं और एक जगह से हम अपना सैंपल लेके जाते हैं। तो दैट्स आवर ऑटो सैम्पलर, दैट इज आवर एमएस डिटेक्टर जो किसको डिटेक्ट करेगा। और ये हमारा कैपिलरी वॉल्यूम है, यहाँ पे ओवन है जहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो बर्न करता है इन द ऑटो सैम्पलर। और ये हमारी कैरियर गैस है जो कि मोबाइल फेस है जो नियोन या हीलियम है, और ये हमारा कैपिलरी कॉलम है, और ये हमारे फैन है जो कि इसको टेम्परेचर को मेंटेनेंस में हेल्प वगैरह करते हैं। टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन देख लें तो इसमें ये टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन बताई हुई है मेथड 2 बी ए में। मेथड 2 ए में ये बताई हुई है कि टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन प्रायर टू यूज, यानी यूज करने से पहले ही हमने क्या करना है, ओवरनाइट अपने गैस क्रोमेटोग्राफर को ऑन कर देना, और टेम्परेचर तकरीबन हमने रखना है 235 डिग्री सेंटीग्रेड। आ स्लो फ्लो ऑफ कैरियर गैस भी कर लेना ताकि हमारा जो क्रोमेटोग्राफ है वो प्रिपेयर हो जाए। इसी तरह ही हमारा एचपीएल के साथ भी होता है, अगर हमने एचपीएल से भी कोई सैंपल रन करना है तो हम उससे पहले ही तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले हम अपने ऑटो सैंप ऑन कर देते हैं ताकि जो हमने पहले कोई सैंपल अगर रन किया है तो उसके जो भी रेजिड्यूज हमारे प्रोटेस्ट में मौजूद है वो क्लियर हो जाए। तो इसी तरह ये इधर भी यही करेंगे, हम अपने कैरियर ग्लोस गैस जो है वहाँ पे स्लोली फ्लो कर देंगे। फिर क्या करेंगे, कॉलम ऑफ टेम्परेचर इज मेंटेन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने कॉलम का टेम्परेचर 120 मेंटेन करना है, और जो इंजेक्शन पोर्ट होगा और जो हमारा डिटेक्टर पोर्ट होगा उधर हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 210। ये सारे के सारे जो है वो टेम्परेचर मेंटेनेंस के डिफरेंट जो है ना वो उन्होंने बताया होता है तरीके, सारा डिजिटल होता है, तो हम टेम्परेचर इजीली मेंटेन कर सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। एडजस्ट द कैरियर फ्लो एंड टेम्परेचर सो दैट द एसीटोनाइट्राइल एंड द इंटरनल स्टैंडर्ड इल्यूट्स एट 1 to 10। हमने फिर उसका फ्लो रेट करना है एडजस्ट, ऐसे फ्लो रेट एडजस्ट करना है कि हमारा जो गैस है और जो यहाँ जो हमारा स्टैंडर्ड है वो सैंपल इंटरनल स्टैंडर्ड वो विद इन 5 to 10 मिनट्स इल्यूट आउट हो जाए फ्रॉम, और यहाँ से हमारे सैंपल
और हमारा पूरा जो डिटेक्टर है वहाँ तक 5 से 10 मिनट में पहुँच जाए। तो यहाँ पे भी एक इन्होंने सिंपल फ्लो चार्ट दिखाई हुई है कि ये कंप्यूटर कंट्रोलर पैनल है जहाँ पे डाटा एक्विजिशन है, यहाँ पे हमने अपना डिटेक्टर रखा हुआ है, ये कॉलम्स है, ये ओवन है, ये गैस वेटर है, ये कैरियर गैसेस वगैरह, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर आ जाता है कि हमने अपने सोल्यूशन की प्रिपरेशन क्या कैसे करनी है, हमने अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, और हमने अपना जो है वो टेस्ट स्टॉक सोल्यूशन वो कैसे प्रिपेयर करना है, और हमने अपनी आगे टेस्ट सोल्यूशन की डिल्यूशंस कैसे बनानी है। तो हमने क्या करना है कि अपना स्पेसिमेन लेना है अंडर द एग्जामिनेशन स्टेप वाइज विद वाटर टू obtain solution approximately 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, और हमने उसको इतना डिल्यूट करना है विद वाटर कि हमारा जो एंड सोल्यूशन है तकरीबन 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल हो जाए। उसका जो भी है वो मोर देन 30% अल्कोहल है, या उसके अंदर मोर देन 50% अल्कोहल है, या उससे लेस है, वट एवर द थिंग इज। फिर हमने टेस्ट प्रिपरेशन ले लेनी है, पिपेट 5 ml ऑफ द टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन, एंड उसको हमने ले लेना है इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। फिर हमने क्या करना है, यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन एसीटोनाइट्राइल आरएस ले आना है 5 ml, और वो भी हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देना है। तो यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन एसीटोनाइट्राइल आरएस क्या होता है, a 2% aqueous solution of acetonitrile of suitable quality may be used in internal standard solution। और फिर हमने उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो कि 25 ml की थी, उसमें तो 5 ml तो हमने टेस्ट सैंपल डाल दिया, 5% हमने अपना यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन एसीटोनाइट्राइल डाल दिया, वो हो गया तकरीबन 10 ml। बाकी हमने 40 ml क्यूएस तक क्वांटिटी सफिशिएंट तक हमने उसके अंदर वाटर ऐड कर देना, उसको मिक्स कर देना, तो हमारा जो टेस्ट प्रिपरेशन होगी वो प्रिपेयर हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फिर एक और 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए, उसके अंदर हमने 5 ml ऑफ ईच ऑफ दी हमने 5 ml ऑफ द ईच हमने उसके अंदर यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन अल्कोहल आरएस लेना है, और 5 ml ही हमने यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन एसीटोनाइट्राइल लेना है, जो कि 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ द एसीटोनाइट्राइल ऑफ सुटेबल क्वांटिटी may be used in the internal standard solution। then हमने into 50 ml ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेनी है, और देन हम इसके अंदर डिल्यूट कर देनी है, सेम वही प्रोसीजर जिस तरह हमने अपना टेस्ट प्रिपरेशन की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की। अब वो बन गई। अब हमने प्रोसीजर क्या करना है, हमने 5 माइक्रोलीटर ऑफ द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड लेना है, और फिर उनको डुप्लीकेट टाइम में डुप्लीकेशन के साथ हमने इन गैस क्रोमेटोग्राफ रन करना है। रिकॉर्ड हमने कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राम। बाकी जो प्रोसेस होगा वो सारा का सारा क्रोमेटोग्राफ खुद करना है, क्योंकि हमने पहले ही फ्लो रेट टेम्परेचर वगैरह डिफरेंट साइड से मेंटेन कर दिया था इन आवर ऑपरेटिव स्पेसिफिकेशन। फिर हमने उसके पीक रिस्पांस नोट आउट कर लेने हैं, और उसकी हमने आगे फिर रेशियो ले लेनी है। फिर हमने उसकी परसेंटेज अल्कोहल बाय वॉल्यूम रेशियो इस फॉर्मूले से फाइंड करनी है। सी डी आर यू ओवर आर एस, सी जो है वो हमारी लेबल कंसंट्रेशन ऑफ द यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन, अल्कोहल आरएस है जो कि इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसीटोनाइट्राइल ऑफ अ सुटेबल क्वांटिटी में बी यूज्ड, तो ये हमारा 2% होगा। फिर डी जो है वो डिल्यूशन फैक्टर है। डिल्यूशन फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन टेकन, जो हमारा ये स्पेसिमेन का हमारा रेशियो है उसकी, और जो हमने टेस्ट प्रिपरेशन की उसकी रेशियो जो है वो डिल्यूशन फैक्टर है, यानी हमने कितनी डिल्यूट की आपने स्पेसिमेन को। अ, फिर हमने क्या करना है, आर यू और आर एस लेनी है। आर यू और आर एस क्या सिंपली पीक्स हैं जो कि हमें क्रोमेटोग्राफ में ऑब्टेन हुई है इन वाइल रनिंग दी टेस्ट प्रिपरेशन एंड द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ये बहुत सिंपल सी आगे आ जाती है सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट। हमने हमारे अगर जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो कितने सूटेबल रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं, इसके लिए हमने देखना है कि जो हमारा इज इन अ सूटेबल क्रोमेटोग्राफ द रेजोल्यूशन फैक्टर आर जो हमारा है, ये रेजोल्यूशन फैक्टर in test preparation and in the sample preparation and the standard preparation वो हमारे तकरीबन not less than 2 फैक्टर होना चाहिए, वो तकरीबन 2 फैक्टर से कम होनी चाहिए। the tailing factor of the alcohol is not greater than 2%। 6 replicate injection, यानी हमने तकरीबन 6 replicate injection of the standard preparation show a relative standard deviation not more than 2%। अगर हम डिफरेंट जो है वो अपने सैंपल्स ले रहे हैं और डिफरेंट टाइम में उनको रन कर रहे हैं, तो उनकी जो सम और जो उनकी मीन आएगा और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी would be should not be more than 2% of that of the peak alcohol of the peak alcohol to the peak of the internal standardization, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है it should not be more than 2%। देन आ जाता है हमारा मेथड 2P।
जो मेथड मेथड 2 भी है उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है प्रोटेस्ट में, उसमें हमने स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट यूज करना है विद अ स्प्लिट रेशियो ऑफ 5:1। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इधर भी हमने वही यूज करनी है, फ्लेम के थ्रू हमारी जो सैंपल सोल्यूशन होगी उसकी आयनाइजेशन होगी। और देन हमने क्या लेना है, कॉलम की स्पेसिफिकेशन है 0.53 मिलीमीटर टू 30 मीटर कैपिलरी कॉलम coated with 3 micrometer film of a phase G43. Helium is used as a carrier gas with a linear velocity of 34.0 centimeter per second. Temperature specification क्या है? The chromatograph is programmed to maintain the column temperature at 50 degree centigrade for 5 minutes. इधर हमने overnight run नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए रन करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर हमने क्या करना है, देन इंक्रीज द टेम्परेचर एट अ रेशियो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। हमने हर 1 मिनट में अपना टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, और जब हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए फिर हमने उस टेम्परेचर को तकरीबन 4 मिनट तक मेंटेन करना है। हमारा जो क्रोमेटोग्राफ है वो हमारा सैंपल और रन करने के लिए रेडी हो गया। द इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर हमने 210, और जो डिटेक्टर सैंपल है उसका हमने टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर लेना है। देन क्या करना है, हमने अपनी स्टॉक सोल्यूशन अपने प्रिपेयर करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट लॉग प्रिपरेशन के लिए dilute the specimen under examination stepwise with water and obtain containing approximately 2% volume by volume ratio, सेम वही। एंड देन हमने यहाँ पे क्या करना है, pipette out 5 ml of each sample preparation in the USP alcohol determinants RS, वही 5 ml ले लेना और उसको मगर हमने 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिल्यूट कर देना है। फिर हमने स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है, 5 ml लेना है हमने ईच कंपोनेंट यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेंट अल्कोहल आरएस एंड यूएसपी डिटर्मिनेशन अल्कोहल डिटर्मिनेंट एसीटोनाइट्राइल आरएस, और फिर हमने उसको 25 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिल्यूट कर लेना है और उसको मिक्स कर लेना है। फिर हमने अपने प्रोसीजर करना है, इंजेक्ट करना है 0.2 and 0.5 micrometer of each of the test preparation standard and duplicate gas chromatograph हमने इसको रन करना है, और देन हमने उसकी जो है वो पीक्स ऑब्टेन कर लेनी है। और जो उसकी परसेंटेज अल्कोहल होगी वो हमने कैसे इस फॉर्मूले से फाइंड करनी है, परसेंटेज अल्कोहल फार्मूला CDRU/RS। पहले हमने 5 माइक्रोमीटर डाला, तो इधर हम 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर डाल रहे हैं। सी जैसे मैंने आपको पहले बताया इज द लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द यूएसपी अल्कोहल अल्कोहल आरएस। आर डी जो है वो डिल्यूशन फैक्टर है ऑफ आर टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन टेकन, और जो हमारा आर यू ओवर आर एस है वो है हमारा the peak response ratios obtained from test preparation and standard preparation respectively। फिर जो हमारा system suitability test है, in a suitable chromatograph the resolution factor R between alcohol and the internal sample should not be more than 4, should not be less than 4, and the जो tailing factor है of the peak alcohol is not greater than 2%। और जो हमारे 6 एप्लीकेट्स हम सॉल्यूशंस देंगे अपनी, जो हम एक बार की अपनी रीडिंग को नहीं स्टैंडर्ड मानते, हम 2 to 3 टाइम्स अपने सैंपल रन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल प्रिपेयर्ड है, हमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो अपने ऑटोमाइजर में रन करनी होती है, तो हम मल्टीपल स्टैंडर्ड रेफरेंस भी जो है वो रन कर सकते हैं। तो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट शुड नॉट बी मोर देन 4% in the ratio of peak alcohol of to the peak of the internal standard। और हमने यूज ओनली स्पेसिफाइड इंडिविजुअल मोनोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी के मोनोग्राफ में डिस्टिलेशन या फिर अल्कोहल डिटर्मिनेशन का प्रॉपर मेथड नहीं बताया हुआ तो हम डिस्टिलेशन मेथड ही यूज करते हैं। और अगर किसी ड्रग की किसी डोजेज फॉर्म की मोनोग्राफ में मेंशन है कि हमने इसको विया गैस क्रोमेटोग्राफी 2A मेथड से करनी है या गैस क्रोमेटोग्राफी 2B से करनी है, और यूएसपी स्पेसिफिकेशन में उसके कौन कौन से हमने डिल्यूशन फैक्टर यूज करने हैं और अल्कोहल डिटर्मिनेशन कौन कौन से यूज करना है, तो ये सारे उसके मोनोग्राम इंडिविजुअल मोनोग्राम ऑफ दैट डोजेज फॉर्म विल बी मेंशन। तो यहाँ पे हमारी जो है हमारी जो अल्कोहल डिटर्मिनेशन टेस्ट है या फिर परसेंटेज अल्कोहल डिटर्मिनेशन है वो हमारी खत्म होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपनी जो बाकी कोलीग्स हैं फ्रेंड्स हैं उन तक उनको ये शेयर कर दें, हर ग्रुप हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, लाइक फार्मेसी से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह है जो जो आपको लगता है कि वो इस वीडियो को देखेंगे और उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, आप काइंडली उनको ये वीडियो शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप में जो कि फार्मेसी से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनको ये शेयर करें। जो कि लैब असिस्टेंट है उनको ये वीडियो शेयर करें, जो किसी लैब टेस्टिंग जो किसी ड्रग टेस्टिंग लैब में वर्क करते हैं उनको ये शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉमन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग सके। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
काइंडली इसी तरह ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड योर टाइम। काइंडली कमेंट करें ताकि मैं कोई भी आपका सवाल हो, कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड, तो वो आप इसमें से पूछ सकते हैं। एंड पे मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि ये जो हमारा चैनल है आस्क योर फार्मासिस्ट, इस चैनल पे हम इसी तरह की ही फार्मेसी स्टूडेंट से रिलेटेड जो है वो वीडियोस लाते रहते हैं। तो जो भी फार्म डी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के हर सब्जेक्ट्स की जो वीडियो लेक्चर्स हैं इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आई होप कि आप लोग इस जर्नी में हमारा साथ देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।